और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। ठीक है, देखा है कि नहीं? अगर आपने वो दोनों लेक्चर अच्छे से देख लिए तो इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं टॉपिक्स बता देता हूँ। इस लेक्चर में आज हम लोग क्या क्या करेंगे। पहले नंबर पर करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ये पूरा आज हम लोग को ख़त्म करना है। एक्सरसाइज 1.1 पूरा ख़त्म करना है। और आज मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालना। ठीक है, और आज एक फॉर्मूला बताऊंगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। हम लोगों ने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ चुका है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा क्या पढ़ चुका है, नंबर सिस्टम, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, होल नंबर, ये सब पूरा पढ़ चुका है ताकि आगे आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीख लिया है। ठीक है, एचसीएफ निकालना मैंने बता दिया था। और तीसरे नंबर पर ये आपको फॉर्मूला बताया था, A=BQ+R होता है। ठीक है, और ये कहाँ अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, यूक्लिड का विभाजन का प्रमेय है ये। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है तो आप अच्छे से देख लीजिए, लेकिन मैं चलो फिर से बता देता हूँ फटाफट से। ठीक है, A= होता है BQ+R। ये देखो, ये आप लोगों ने अगर याद करोगे तो कक्षा 6 या 7 में इसे आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। आपको जैसे भागफल जैसे दिया जाता था 48/8। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये सही है। ठीक, तो हम क्या करते थे, जैसे इसको भाग किया हमने, 48 को 8 से भाग किया, 8×6 48। ठीक है, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, भाजक गुणे भागफल, भाज्य भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही था ना। भाज्य कितना है हमारे पास, 48 है। ठीक है, और भाजक कितना है, 6 है। भागफल कितना है, अरे भाजक 8 है हमारे पास, भागफल कितना है, 6 है। शेषफल कितना है, 0। 8×6 48। तो ये देखो बराबर आ गया ना। वही फॉर्मूला है ये, जहाँ पर ए क्या है, ए है भाज्य, ठीक है, बी है भाजक, और क्यू है भागफल, और आर है शेषफल। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक, यूक्लिड के विभाजन का जो प्रमेय है, इसमें जो सबका काम है, क्या क्या काम है। ए क्या है, ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल, और आर होता है शेषफल। आपके डाउट यहाँ तक क्लियर हो गए? अभी हम लोग सवालों पे बढ़े। और यहाँ पर एक ये भी था कि जो आर होना चाहिए, ठीक है, आर हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। ये सब आप नोट्स में उतारा करो, ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है। ठीक है, आर हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, या फिर 0 के बराबर, या उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इस चीज़ में बहुत लोग को डाउट आता है। देखो लिखा रहता है ऐसे, ठीक है, ये लिखा है इनइक्वालिटी के रूप में, बट अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। लिखा रहता है ऐसे और आप समझ पाते नहीं हो। तो ये लिखा है यही, आर हमेशा, देखो आर जो है हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। ठीक, आर हमेशा बी से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। लिखा यही है, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। चलो इसको हम लोग फटाफट से सवालों पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गंदी आ रही है, रुक जाइए 2 मिनट, अभी सही आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। फटाफट से आप लोग को यहाँ पर उत्तर कैसे लिखना है मैं ये बताता हूँ। अगर आपके बोर्ड में ऐसा प्रश्न आ गया तो उत्तर कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दर्शाने के लिए बोला गया है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो आप यहाँ पे लिखो माना
माना कोई पूर्णांक ए है, ठीक है, माना कोई पूर्णांक ए है, ठीक है। क्या लिखोगे? माना कोई पूर्णांक ए है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू 2q, अरे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और b बराबर क्या दिया है? b बराबर 2 आपको यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तो b बराबर 2 आपको क्या है? दिया गया है। तो r कितना होगा? r हमेशा b से छोटा होना चाहिए। r कैसा होना चाहिए? b से छोटा। तो r 0 हो सकता है और r क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। r 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अगर हम 2 लेंगे तो ये b के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या पड़ा है? r जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? b से छोटा होना चाहिए। मतलब 2 से जितने भी छोटे अंक रहेंगे आपको सभी ले लेना है, लेकिन हमें कैसा लेना है? पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक यही 2 हो गया, ठीक है, माइनस में नहीं लेना है हमें। यहाँ पे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। तो यहाँ पर जब धनात्मक पूर्णांक ए लोगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर b बराबर 2 है, क्वेश्चन में दिया है। तो r आपका क्या हो जाएगा? 0 और 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखो r इज इक्वल टू 0 लेने पर, r इज इक्वल टू 0 लेने पर, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 2, a इज इक्वल टू 2q। तो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए यह 2q के रूप का होता है, ठीक है, किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए यह 2q के रूप का होता है। और r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर आपका क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ठीक है ना, r इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो यहाँ पर लिखोगे किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यह 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब आप लोग को यहाँ पर ये नहीं समझ में आया होगा, मैं आपकी बातें समझता हूँ, बिल्कुल अच्छे समझता हूँ। आपको यहाँ पर ये नहीं समझ में आया होगा कि आपने यहाँ पर सम क्यों लिया और यहाँ पर विषम क्यों लिया। अभी यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू बी क्यू है, यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग सवाल में नहीं लिखोगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने तरफ से अपना सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे सम क्यों लिखा, यहाँ पर विषम क्यों लिखा, मैं वही बता रहा हूँ। देखो a इज इक्वल टू क्या है? बी क्यू, और b का मान कितना दिया है? 2, ठीक है। अगर देखो b में अगर तुम q का कोई भी मान रख रहे हो, मान लो q बराबर 1, 2, 3 कुछ भी रख रहे हो, तो a बराबर क्या होगा? 2 का 1 में गुणा होगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 का 2 में गुणा होगा 4 आ जाएगा, 2 का 3 में गुणा होगा 6 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है? हमेशा सम आ रहा है। तो इसीलिए मैंने लिखा है किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए यह 2q के रूप का होता है। वैसे ये क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। यहाँ पर विषम क्यों लिखा? तो यहाँ पर देखो अगर 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखेंगे तो देखो 2 का, ठीक है, अगर q की जगह पर 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा, 3 रखोगे 2 3 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है, 4 रखोगे 2 4 8 1 9। तो ये हमेशा कैसा आ रहा है? विषम आ रहा है। तो आपको मैंने सम और विषम दोनों संख्या बताया है, इवन और ओड नंबर, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए हो। ये चीज़ आपको सवाल में नहीं उतारनी, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया। बाकी सवाल आपको ऐसे ही करना है।
उत्तर लिखना है और वहाँ पे लिख देना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो a इज इक्वल टू क्या होता है BQ प्लस R, जहाँ पर b बराबर कितना है 2 है। सवाल में यहाँ पर जो लिखा होगा आपको b बराबर वही लेना पड़ेगा। तो r की जो वैल्यू होती है हमेशा कैसी होती है, b से छोटी होती है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगी। तो एक बार r को आप 0 लोगे तो आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 2q। तो आपको यहाँ पर कोष्ठक में लिख देना है किसी धनात्मक समपूर्णांक के लिए यह 2q के रूप का होता है। तो एक बार आपको r बराबर एक बार पहले 0 लेना है, फिर r बराबर आपको 1 लेना है। तो r इज इक्वल टू 1 लेने पर आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो आपको कोष्ठक में ये लिखना है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यह 2q प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ लोगे आप लोग। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां पर q क्या है, पूर्णांक है। चलिए तो यहां पर हम अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं। उत्तर की शुरुआत कैसे करोगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी यहाँ पर विषम लिख रहे हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। क्या लिखना है आपको, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। यहाँ पर सम विषम आपको कुछ नहीं लिखना है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू BQ प्लस R, और यहाँ पर आपको b की वैल्यू कितनी दी गई है 4। जब b बराबर 4 होगा तो r आपका कैसा होना चाहिए, b से छोटा, 4 से छोटा सब आ जाएगा, 0 1 2 और 3। r बराबर तुम्हें 4 संख्या मिल गया है तो जल्दी से फटाफट लिखो। r बराबर 1 रखने पर, ठीक है, सॉरी r बराबर पहले 0 रखोगे, r बराबर 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4q। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर कॉमा लगा दो, r बराबर 1 रखोगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 आ जाएगा। r बराबर आप 0 रख चुके, 1 रख चुके, अब 2 रख दो। r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर आप 2 रखोगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। r बराबर अब क्या रखोगे, 3 रखने पर, जब r बराबर आप 3 रखोगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। अब देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो यहाँ पे 4q ये आया है, ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका सम हो जाएगा। ठीक है, तो सम तो हमें आना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पर ये तो सम आ जाएगा, ये तो लेना नहीं है। लेकिन हाँ देखो ये कैसा आया है, ये विषम आया है ना, तो मतलब, और ये भी कैसा आया है, ये विषम आया है, लेकिन ये सम आया है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाँ, ठीक है, हाँ प्रत्येक, ठीक है, हाँ प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, हाँ प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। सॉरी दिख नहीं रहा था, अभी आपको सब कुछ दिख रहा है ना। हाँ प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। बहुत लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उन्हें आंसर करने का तरीका भी नहीं समझ में आया होगा, तो मैं क्वेश्चन को फटाफट से रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर आपको दर्शाने वाला कहीं पे क्वेश्चन आए कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ पर q कोई पूर्णांक है, तो आपको फटाफट से एक संख्या मान लेना है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, आपको मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बताया कि r जो हमेशा कैसा होता है, b से छोटा होता है। तो r आपका हो जाएगा 0 1 2 और
3। तो फटाफट से आपको आर की वैल्यू जिसमें रखनी है, आर की और बी की। आर की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ए बराबर आ जाएगा 4q, जो कि क्या है सम। ठीक है, आर बराबर एक रखोगे तो आ जाएगा 4q + 1। आर बराबर 2 रखोगे तो आपका आ जाएगा 4q + 2। आर बराबर 3 रखोगे तो आ जाएगा 4q + 3। देखो आपको यहाँ पर पूछा है दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके या इसके रूप का होता है कि नहीं। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि विषम पूर्णांक जो है, ठीक है, विषम पूर्णांक जो है, जैसे ये देखो विषम है, ये विषम है, तो ये इसके रूप का हो रहा है कि नहीं। तो आपको बस आंसर में लिख देना है हाँ, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो आपके ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में मिल जाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से पढ़ो। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही ली है, कहीं अपने मन से नहीं लाया हूँ मैं। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है ये सब। क्या बोल रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। ठीक है, कोई एक दुकानदार है जिसके पास इसमें काजू की बर्फियाँ रखी हैं, और कितनी बर्फियाँ हैं, 420 बर्फियाँ हैं काजू की। ठीक है, पूरा ऐसे रखा है ना, 420 बर्फी है पूरा काजू का। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, और 130 बादाम की बर्फियाँ। देखो सवाल पढ़ने का तरीका होता है कि एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, 420 किसकी बर्फियाँ, काजू की, और 130 किसकी बर्फियाँ हैं, बादाम की। 130 बर्फियाँ हैं इसमें बादाम की, पूरा रखा है। ठीक है, 120 बर्फियाँ हैं बादाम की। लेकिन आपको जो आंसर लिखना है वो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ। तो अभी देखो आगे क्या बोलता है, वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहते हैं। मतलब आप काजू बादाम रखे हो, अब आप उनका ढेरा बनाना चाहते हो, मतलब उनको अच्छे से सजाना चाहते हो। जैसे दुकानों पे देखते होगे ना, सजा के रखते हैं, आलू प्याज वाज ऐसे सजा के रखते हैं, और बराबर बराबर सजा के रखने में देखने में अच्छा लगता है। तो वही उनको बोल रहा है कि वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब यहाँ पर अगर 5 लगा है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, पूरा मतलब हर जगह कैसा होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसके अलावा एक शर्त और दे रहा है कि बर्फ़ी की परात में न्यूनतम संख्या कह रहे हैं, मतलब जो जगह रहे, ये जो जगह है ये कम रहे और सब बराबर भी हो जाए। तो देखो इसके लिए आपको करने की ज़रूरत होती है HCF। जब भी आपको क्या पूछे कि बर्फियों, अरे जगह कम घेरे और जो क्या बोलते हैं कतार रहे वो बराबर रहे, यानी समान रहे। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करोगे, HCF 420 का और 120 का आपको HCF निकालना है। ठीक है, 420 का और 120 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसका जितना भी आंसर आएगा आपको नीचे कहाँ देना है, कमेंट में। ठीक, अब फटाफट से यही 3 आपको मैं उदाहरण बताने वाला था, और मैं फटाफट से आ जाता हूँ आपके एक्सरसाइज की तरफ। ओके, चलिए मेरे पास बुक है, मैं आपको बुक से ही दे रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन उतारने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखो मैंने आपको ऐसा सवाल बताया, अब मैं आपको फिर ऐसा सवाल बताऊंगा, ये तो मेरी बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। मैंने इससे एकदम मिलता जुलता सवाल बताया आपको, अब इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों में समान संख्या। अब यहाँ पे देखो समान संख्या आपको देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, HCF वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ज़्यादा भी पूछ रहा है और बराबर भी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, HCF। ठीक है, दोनों का HCF निकाल लेना। व्हाट्सअप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो क्या भाई? अब देखो ये चौथा क्वेश्चन बोला, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप का है, इसलिए मैं आपको इसको करा देता हूँ। ठीक है, फटाफट से करा दूँ मैं। चलो बुक थोड़ा साइड में रखता हूँ, कराते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग,
ठीक है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे इसको करने का तरीका इसके जैसा नहीं होगा, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया था उसके जैसा नहीं, उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, बताता हूँ मैं। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है और लिखना है माना, तरीका वही रहेगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो a = क्या हो जाएगा, BQ+R, यही ना होगा भाई, भूलो मत यार। a = क्या हो जाएगा, BQ+R। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अब फटाफट से मुझे बताओ b बराबर क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ b बराबर क्या हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, बताओ ना, b बराबर क्या होगा। b बराबर आपका आ जाएगा 3, b बराबर 3 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो जब b बराबर 3 हो गया तो r बराबर क्या होगा, r बराबर आपका होगा 0, 1 और 2। समझ में आ रहा है? r बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो a = BQ+R और b बराबर 3 और r बराबर 0, 1, 2 हो जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर रखोगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, r बराबर जब 0 रखोगे तो a = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a = 3q। लेकिन अभी आपको इसमें क्या करने के लिए बोला है, वर्ग करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर लिखोगे वर्ग करने पर, इसमें आपको वर्ग भी करना है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, घात 2। वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a² = 3q का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² = 3 का स्क्वायर करोगे 9q का स्क्वायर। सही है? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? हम वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे आप सवाल में देखो, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये कोई मैंने धनात्मक पूर्णांक a माना था, इसका मैंने वर्ग कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, a² = 9a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें देखो b बराबर कितना लाना है, 3, लेकिन यहाँ पर b बराबर कितना दे रहा है, 9। तो चलो इसको 3 लाते हैं। अगर यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, 3q²। ठीक है, 3q²। इसको आप m मान लो, क्या मान लो, m मान लो। अगर इसको m मानोगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? भाई देखो फिर से समझा रहा हूँ। मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो a बराबर क्या हो जाएगा, BQ+R, और b बराबर आपका कितना है, 3 है। तो r = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप r की वैल्यू कितना रखोगे, 0 रखोगे। जब r बराबर 0 रखोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। हाँ, अब आपको उस सवाल में वर्ग करने के लिए बोला है तो वर्ग करोगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर खोलोगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, q का स्क्वायर हो जाएगा q। अब इसमें से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 का 9, यही 9q स्क्वायर ही लिखा है। लेकिन यहाँ पर हमें b बराबर कितना दिया था, 3 दिया था, तो हमने इसको b बना दिया और q की जगह, अरे इस पूरे q को हमने m मान लिया, तो यहाँ पर आ गया 3m। तो अब यहाँ पर r बराबर क्या रखना पड़ेगा, r बराबर 0 रख लिया है। अब रख दो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर, r बराबर 1 रखने पर। तो ये हो जाएगा a = 3q+1। तो यहाँ पर फिर से वर्ग कर दो, वर्ग करने पर। अब अगर वर्ग करोगे तो आपका कितना आ जाता है, वर्ग करोगे तो आ जाएगा a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। अभी आप लोग a + b का होल स्क्वायर जानते हो ना, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यही फटाफट से इधर आपको लगाना है। a² = क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको b कितना लाना है,
3 लाना है। तो फटाफट से आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो। तो 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 9q², और यहाँ पर हो जाएगा 2q + 1। इस पूरे को कितना मान लो, m मान लो। तो a² = क्या आ जाएगा, 3m + 1। समझ में आया भाई? बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? स्पीड ज़्यादा है तो बता दो, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। r = 0 रखे, a = 3q आया, इसका वर्ग कर दिए, a² हो गया, और यहाँ पर 3q² हो गया, a² = 9q², 3 कॉमन ले लिए तो 3q² बचा, इसको m मान लिया तो आपने a² = 3m। और उसी तरीके से यहाँ पर भी कर दिया, r = 1 रखा तो r = 1 रखने पर a = 3q + 1 आ गया। अब इसका वर्ग कर दिया, a² यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर 3q + 1 का स्क्वायर कर दिया, a + b के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, a का स्क्वायर हो जाएगा 9q², और यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर है a किया जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे a और b में तो आ जाएगा 6q। तो अब यहाँ पे हमें b बराबर कितना लाना था, 3। तो हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, 3 को इससे कटाया तो 3 त्रिका 9, और q² वैसे ही कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2q। और 1 तो था पहले से ही, 1 बाहर कर लिया, इसको हमने m मान लिया तो a² बराबर क्या आ गया, 3m + 1। तो यहाँ पर लिखोगे आप हाँ, ठीक है, यहाँ पर लिखोगे हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, और यहीं पर हम लोग क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। आपको फटाफट से कुछ होमवर्क दे दिया जाए, ठीक है। आपको 5वां वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो बाकी तो मैं हूँ ही बताने के लिए, बस आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करो कि नहीं समझ में आया। तो 5वां वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो घन का मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है पावर 3, एक क्यूब। आपको बस यहाँ पे जो मैंने वर्ग किया है ना, आपको यहाँ पे घन कर देना है, मतलब इसका पावर 3 कर देना है, फिर इसका पावर 3 ही निकालना है। चलिए तो इसको आप लोग HW में करके आओगे 5वां वाला, ठीक। अब आपको HW और दिया जाए तो आप लोग आ जाओगे प्रश्नावली 1.2 में। निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड से गुणनफल ये नहीं निकालना है आपको, HCF और CF ये सब। चलो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा फटाफट से, ठीक। वही आपका एक होमवर्क है बस आज। आप मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको अपने फेयर में उतारना है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स ये सब क्वेश्चन बोर्ड पूछता रहता है, 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।